तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को भी काफ़ी शानदार तरीके से समझेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके थे, और इसमें एक्सरसाइज आपका जो 6.2 है, इसमें आपका कुछ नहीं है। बस आप जानना चाहिए कि थेल्सपर में क्या होता है, थेल्सपर में विलोम क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। मात्र 1 मिनट लगेगा, टेंशन ना लीजिए, रिवीजन करा देता हूँ। ठीक, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो थेल्सपर में क्या कहता है कि किसी एक भुजा के समांतर एक अगर हम रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को, ये वाला और ए बी भुजा और ए सी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा, समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या कि अगर ई एफ समांतर अगर आपका बी सी होता है ना, तो ये थेल्सपर में के अनुसार क्या होगा कि ए एफ बटा एफ बी और ए ई बटा ई सी चाहे सी ई, ये होता है थेल्सपर में के अनुसार, थेल्सपर में के अनुसार। और उल्टा क्या कहता है कि थेल्सपर में का विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा समान अनुपात में विभाजित होती है तो वह एक भुजा के समांतर होती है। तो मान लीजिए कि वही उल्टा हो जाएगा। अगर इसमें हम अगर आपको ए एफ बटा, अगर किसी त्रिभुज बनाए उसमें ए एफ बटा एफ बी और ए ई बटा सी ई चाहे ई सी दे दे, तो आप समझ जाइएगा कि हमको सीध क्या करना है, ए एफ ई समांतर बी सी, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, अगर ये आपका थेल्सपर में का विलोम है। विलोम क्या कहते हैं, उल्टा कर देगा। अगर ये आपको देगा तो आपको ये सिद्ध करना है, अगर ये देगा तो ये सिद्ध करना है। और ये कॉमन बात है, अगर ये आपको देगा तो ये आसानी से समझ सकते हैं कि इसका जो होगा परिणाम ये होगा, ये थेल्सपर में के अनुसार होगा, इसी विलोम के अनुसार होगा। और थेल्सपर में के अनुसार क्या होगा कि अगर कोई दो भुजाएं एक आपस में समांतर होती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपको होगा, बस यही है। और यही चीज़ हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, टोटल क्वेश्चन को करेंगे और काफ़ी शानदार तरीके से समझ में भी आएगा। तो देखिए आपके सामने क्या दे दिया है, यहाँ पर ये आपका त्रिभुज बना है और यहाँ पर दिया है क्या आपका डी ई समांतर ए सी है। जब डी ई समांतर ए सी हो गया तो जैसे हम सोल्यूशन चलेंगे और सोल्यूशन में जैसे चलेंगे और लिखेंगे डी ई समांतर ए सी, तो आपका दिमाग में क्या आएगा कि ये थेल्सपर में के अनुसार है। और वहाँ पर हमको क्या मिलेगा कि जब डी ई समांतर ए सी होगा तो हम सबसे पहले त्रिभुज देखेंगे कि डी ई समांतर ए सी हो कहाँ रहा है, किस त्रिभुज में हो रहा है। ठीक, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है डी ई, तो डी ई, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कलर कर देते हैं। डी ई समांतर क्या है ए सी, एक मिनट रुकिए, डी ई समांतर क्या है ए सी, नहीं ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। डी ई समांतर, यहाँ पर इसका नाम बी है, माफ़ कीजिएगा, ये इसका बी है और ये आपका सी है। क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था। तो क्या है डी ई समांतर बोल रहा है कि ये वाला रेखा का बराबर है, और जब ये वाला रेखा का बराबर है तो अब इसमें आपको कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, आप देखेंगे तो डी ई जो है और ये जो है, इससे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो ये पूरा त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा बड़ा वाला। ठीक, आप देख सकते हैं। हम इसको बाहर निकालेंगे तो कैसा मिलेगा, तो आपको ऐसे मिलेगा। देखिए बाहर निकालना है इसको, इसका नाम ए हो गया, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर है आपका डी, और यहाँ पर आपका है यहाँ पर आपका डी है और यहाँ पर आपका ई है, और ये आप देख सकते हैं ऐसे ही है। इसको जब मिटा देंगे हम तो आप देख सकते हैं कि इसी त्रिभुज की बात कर रहा था। क्या बोला था कि डी ई समांतर ए सी जब होगा तो हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। अब इसी त्रिभुज में मिटा दिए हम, इसको फिर से लिख देते हैं। अब बताइए जब डी ई समांतर ए सी होगा तो क्या होता है यहाँ पर, चूँकि इसीलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब डी ई समांतर ए सी होगा तो ये जो होगा ए डी जो होगा, ए डी बटा क्या हो जाएगा बी डी, ये हम जानते हैं। और सी ई बटा क्या हो जाएगा आपका बी ई, यहाँ पर लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, इंग्लिश में लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। थेल्स थ्योरम लिखना जरूरी है एकदम, क्योंकि आप जानते हैं लेकिन आपको दिखाना भी जरूरी है, थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण 1। और एक बात और चीज़ है कि आपको देखना है कि हमको सिद्ध क्या करना है, नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ इसमें कर सकते हैं। तो ये भी देखना है कि हमको सिद्ध क्या करना है। तो आप देखेंगे सिद्ध हमको क्या करना है, बी एफ बटा एफ सी,
और बी ई बटा ई सी, तो बी ई बटा ई सी तो हमको देखने को मिला कि हमको ये पहले ही मिल जा रहा है, ये हमको मिल जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार उलट देंगे, इसको व्युत्क्रम कर देंगे, या इसी को क्या करेंगे मिटाकर हमको इस फॉर्म में अगर लाना है, ये देखेंगे बी ई बटा सी ई जो है, लेकिन इसमें उल्टा है, तो उल्टा है तो क्या करेंगे, इसको हम इस बार जब पहले दूसरे भुजा को पहले भुजा ले लेंगे, तो इसमें ऐसे चलेंगे बी डी बटा डी ए चाहे ए डी, और यहाँ जब चलेंगे तो बी ई बटा ई सी चाहे सी ई, ऐसे चलेंगे। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और फिर चूँकि दूसरे कंडीशन चलेंगे तो एक और आपको दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और जब समीकरण 1 मान लेंगे तो दूसरे कंडीशन में आपको जाना है। तो दूसरे कंडीशन में जाएंगे तो क्या है आपका डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के, तो फिर से इसको मिटा देंगे और फिर से इसमें देखेंगे कि डी एफ कहाँ है, तो डी एफ समांतर क्या बोला है ए ई के, ए ई के, ए ई के। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको मिटा देते हैं। क्या है डी एफ जो है ए ई के समांतर है, तो आप देखेंगे तो ये टोटल पार्ट आपको इस त्रिभुज में होगा। तो हम किस त्रिभुज में चलेंगे, ये वाला त्रिभुज में बना देते हैं, बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका बी है, ठीक, ये आपका है यहाँ पर डी, और यहाँ से एक त्रिभुज रेखा है, भुजा है, और यहाँ पर एफ है, और ये आपका ए है, और यहाँ पर ई है। अब बोल रहा था डी एफ समांतर ए ई, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट का कोई काम नहीं है, तो इस वाले त्रिभुज में ये इधर वाले का हमको मतलब नहीं है। अब हम त्रिभुज में किस में चलेंगे, ये वाले त्रिभुज में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, फिर से डी बी, फिर से इसके अंदर क्या हो जाएगा डी बी चाहे बी डी बटा डी ए चाहे ए डी, तो ए डी बराबर फिर से क्या होगा बी एफ बटा, अब क्या हो जाएगा ई एफ, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, जैसे इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे थेल्स थ्योरम, ये भी आपको थेल्स थ्योरम से आ रहा है, ठीक। तो ब्रैकेट में अब जैसे आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या है बी डी बटा ए बी, और यहाँ पर क्या है आपका बी डी बटा ए डी। अब देखते हैं समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को तुलना यानी कंपेयरिंग करने पर, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर माने कंपेयरिंग करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो है आपका एल एच एस जो पार्ट है दोनों का बराबर है। जब एल एच एस पार्ट बराबर होता है तो आप जानते हैं कि उस दो त्रिभुज का क्या होगा, उस दो समीकरण का आर एच एस भी पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके आर एच एस में क्या है आपका बी ई बटा सी ई, और इसके आर एच एस में क्या बचा है बी एफ बटा ई एफ, ई एफ। तो आप देख सकते हैं, और यही हमको सिद्ध करना है, देख सकते हैं बी एफ बटा एफ ई चाहे वे एफ ई और बी ई बटा ई सी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर उल्टा पुल्टा कोई बात नहीं, क्योंकि जानते हैं अगर 1 बराबर हम 2 लिखते हैं तो हम 2 बराबर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में दोनों बराबर है, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ई एफ बराबर बी ई बटा सी ई, तो यही हमको प्रूफ करना था। तो आप कहाँ भी यहाँ पे भी देखिए ध्यान देते चलेंगे कि हमको आखिर में प्रूफ क्या करना है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे हम लोग पहला को हम और भी कुछ बढ़ा सकते थे, इसमें एक जोड़ भी सकते थे, घटा भी सकते थे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम देखे थे। तो हमको ये भी देखना है कि हमको आखिर में जाना है कि हमको सिद्ध क्या करना है। तो उस तो हम जब पहले को लेकर चले थे तो हमको एक वैल्यू हमको मिल गया था, क्या बी ई बटा ई सी, यहाँ पर बी ई बटा ई सी मिल गया था, इसीलिए इसको छोड़ दिए थे वहीं पर, इसको समीकरण 1 मान लिए थे। और उसके बाद दूसरे कंडीशन चले थे, ये वाला कंडीशन थे, तो ये वाला जब कंडीशन चलेंगे तो फिर से इसके लिए भी आपका थेल्स थ्योरम के अनुसार आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको एल एच एस यहाँ पर आपका बराबर हो जा रहा था, तो आर एच एस भी आपका बराबर होगा। अब आर एच एस से बराबर किए तो हमको यही प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं यही हमको प्रूफ करना था। तो हमको ऐसे भी चलना है। तो हमको ये भी देखना है कि हमको आखिर में प्रूफ क्या करना है, तो ये भी बहुत मायने रखता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ क्या रहा होगा आपको, अगर आपको थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का जो विलोम है दोनों पता होगा तो आसानी से हो जाएगा। और क्यों नहीं पता होगा, हम 20 बार आपको बता चुके हैं कि यह थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम का परिमेय क्या कहता है। अगर कोई दो भुजा आपस में समांतर होगी तो अन्य दो भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में विभाजित होगी। अगर दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होगी तो तीसरा भुजा जो होगा एक भुजा के समांतर होगा। तो बस यही है। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। और सबसे पहले आपको
जो डायग्राम है इसको सही तरीके से समझना आना चाहिए कि जो डायग्राम बना है उसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन आप अगर आसानी से समझ जाते हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। और कंडीशन 1 2 3 देता है आपको, एक ही डायग्राम में अगर 2 3 कंडीशन देता है तो वहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा कंडीशन को लेकर चलना है, कौन कंडीशन लेकर चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या त्रिभुज बनना है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, जो कि यहाँ पर हम बाहर निकाल देते हैं। हम जिस कंडीशन को लेकर चलते हैं वहाँ पर उस त्रिभुज को हम बाहर निकाल देते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि वहाँ से आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वां नंबर ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। इसमें भी आपको दे दिया है एक डायग्राम, यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम दिया है। रुकिए डायग्राम बताते क्या है। डायग्राम आपका है, 1 मिनट, ये रहा आपका डायग्राम, ठीक ऐसे ही है। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक। यहाँ पर आपका P Q R है और यहाँ पर आपका है O, यहाँ पर है आपका E, यहाँ पर है आपका F, यहाँ पर है आपका D, ठीक यही है। और आपको दिया क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। और दिया है कंडीशन क्या दिया है, दिया है आपका DE समांतर OQ OD, DE समांतर OQ, एक और दिया है, मैंने और में एक और दिया है आपको, क्या DF समांतर OQ, DF समांतर जो है OR, ये आपको दिया है OR। और आपको सिद्ध जो करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, आप देखेंगे तो सिद्ध क्या करना है, EF समांतर क्या है आपका QR। अब यहाँ पर आपको एक देखना मिलेगा कि हमको एक चीज़ आपको समझना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि कंडीशन में वही दिया है और सिद्ध भी उसी टाइप का करना है, तो हम करें क्या। तो ऐसे चीज़ को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपके समांतर यहाँ पर हम एक लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम ले लिए एक त्रिभुज ले लिए ABC, और यहाँ पर हम एक E ले लिए, यहाँ पर F ले लिए, और हमको बोल दे कि हमको EF समांतर BC सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है। EF समांतर BC है, इसको सिद्ध करें तो हम क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से चलते हैं। तो बताइए थेल्स प्रमेय के विलोम से चलते हैं। तो जब ये हमको सिद्ध करना है तो हमको क्या दिया है, आप जानते हैं कि जब ये हमको सिद्ध करना है तो हमको पता है कि AE बटा EB चाहे BE और AF बराबर होगा AF बटा FCF चाहे FC। तो ये हम ला देंगे तो इससे हम लोग यहाँ भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए जब इससे हम लोग ये वाली चीज़ से हम लोग ये सिद्ध करते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, तो थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार इससे हम लोग ये भी सिद्ध कर देंगे, अर्थात यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, समझिएगा बढ़िया से। यहाँ पर अगर आपको ये सिद्ध करना है, ठीक, तो हम जानते हैं कि जब ये सिद्ध करना है तो हम जानते हैं कि AE बटा EB हो जाता है और AF बटा CF हो जाएगा नहीं। जब इससे हम ये कर सकते हैं तो ये अगर ये हमको सिद्ध करना है तो इससे हम लोग यहाँ पर भी जा सकते हैं, तो हमको ये लाना है तो ये हम ला देंगे तो आसानी से हो जाएगा। और इसके लिए भी कंडीशन यहाँ पे है, जब ये आपको सिद्ध करना है तो इसका मतलब ये आप देखेंगे तो अर्थात में लिख सकते हैं क्या, देखिए कितना मजा आएगा। अर्थात हमको सिद्ध क्या करना है, तो EF समांतर QR, तो EF समांतर QR चलेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए PQR और यहाँ पर है लेते हैं EF, ये कहाँ लिए हैं अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिया है EF समांतर QR, ठीक। तो EF समांतर QR जब ये होता है तो आप क्या हो जाएगा, PE बटा QE और बराबर क्या हो जाएगा, PF बटा FR, ये आपका हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये जब आ जाएगा आप कहीं से भी ला सकते हैं, तो जब ये ला देंगे ना तो यहाँ पर EF समांतर QR हो जाएगा जो हमको सिद्ध करना है और इसी समीकरण से निकालें। अर्थात इसका मतलब ये भी सिद्ध करना है, अर्थात क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि PE बटा QE और बराबर PF बटा
एफ आर लिख सकते हैं। जब ये हमारे सामने आ जाएगा तो आप जानते हैं कि जब ये होता है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के अनुसार विलोम के अनुसार चल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया तो अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में पहला जो आपका कंडीशन है, पहला कंडीशन है क्या है, डी समांतर है ओ क्यू। डी समांतर क्या है, डी समांतर ओ क्यू है। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम आपको ब्लैक वाला ले लेते हैं, ब्लैक ये लेते हैं आपको दिखाने के लिए। वैसे आप निकाल सकते हैं, इतना हम बता ही दिए हैं कि आप निकाल सकते हैं। बताइए यहाँ पर डी समांतर ओ क्यू है तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पर डी समांतर ओ क्यू है तो कौन सा त्रिभुज लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज एक देखेंगे, डी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक डी है और ओ से क्यू यहाँ तक है। तो जब यहाँ तक है तो ये वाला त्रिभुज को हम लेंगे, ये वाला त्रिभुज को हम लेंगे। अब इस वाले त्रिभुज को हम बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकालेंगे तो आपको लगभग ऐसे त्रिभुज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका क्यू है, यहाँ पर आपका ओ है, यहाँ पर आपका बीच में एक यहाँ पर आपका डी है और यहाँ पर आपका ई है और यहाँ पर आपका पी है, यही त्रिभुज है। और बोला था ई डी समांतर ओ क्यू चाहे क्यू ओ, यही है। तो जब ये होगा तो यहाँ से क्या होगा, पी ई क्या होगा, पी ई समांतर क्या होगा ई क्यू, और यहाँ से क्या होगा पी डी समांतर हो जाएगा ओ डी। इसको हम लिखेंगे समीकरण 1। और ये कहाँ से आया, थेल्स थ्योरम के अनुसार। थेल्स थ्योरम के अनुसार लिखना एकदम जरूरी है, थेल्स थ्योरम के अनुसार। अब चलिए दूसरे कंडीशन चलते हैं फिर से। वो मैं कहकर दूसरा आपका कंडीशन क्या था, तो दूसरा आपका कंडीशन दिया था डी एफ समांतर जो है ओ आर के है, डी एफ समांतर जो है ओ आर के है। जब ओ आर के है तो फिर से इसको मिटा देंगे, फिर से त्रिभुज में चलेंगे और देखेंगे कि डी एफ समांतर ओ आर कहाँ है। तो डी एफ, ये आपका एफ था यहाँ, तो यहाँ से ये वाला रेखा ले लेंगे, तो ये वाला भुजा लेंगे और कहाँ है ओ आर, और ये वाला लेंगे। तो जब ये वाला लेंगे तो हम देखने को क्या मिल रहा है कि ये वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे, ये वाला। और जब ये वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे तो इसको हम बाहर निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे हमको मिल रहा है। बाहर में निकाल देते ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आपका डी और यहाँ पे आपका एफ और ये आपका है पी। क्या दिया है, डी एफ समांतर ओ आर। तो जब डी एफ समांतर ओ आर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पी चाहे हाँ पी एफ बटा क्या हो जाएगा आपका एफ आर, चाहे इसको भी ले सकते हैं। तो पी एफ बटा एफ आर और पी डी बटा डी ओ चाहे ओ डी, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ये कहाँ से आया, थेल्स थ्योरम के अनुसार। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है पी ई बटा ई आर, और यहाँ पे क्या है पी डी बटा ई आर, और यहाँ पे क्या है आपका पी एफ बटा एफ आर। तो यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है क्या, एक देखिए पी डी बटा ओ डी। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो इस त्रिभुज में जो आपका राइट साइड में जो पार्ट है, इस त्रिभुज के इस समीकरण के राइट साइड के पार्ट के बराबर है पी डी बटा ओ डी। जब जानते हैं कि दो समीकरण में आपका अगर आर एच एस पार्ट है ना, आर एच एस दाहिने साइड में जो है दोनों पार्ट बराबर होगा, तो बाएं साइड में जो होगा दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर होगा तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, तुलना यानी कंपेयरिंग करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला समांतर है, तो ये वाला जो समांतर है तो आपस में कट जाएगा, चाहे हटा सकते हैं। ठीक, समांतर होता है एक, जब आर एच एस पार्ट बराबर होता है तो एल एच एस पार्ट बराबर हो जाएगा अपने से, तो इसको बराबर कर देंगे। तो पी ई बटा आपका हो जाएगा ई क्यू, और बराबर क्या हो जाएगा पी एफ बटा हो जाएगा एफ आर के। और यहाँ पर देखेंगे तो जो हमको ये मिल गया, तो आप देखेंगे कि पी ई बटा ई क्यू चाहे क्यू आर एक ही बात है, और पी एफ बटा एफ आर हमको मिल गया। और जब ये मिल गया तो यहाँ से लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम से
बिलूम वाला क्या कहता है कि जब हमको ये ऐसा मिलेगा तो ये ऐसा जब मिलता है तो यहाँ से ये आपका ये समांतर हो जाएगा, डी ई चाहे ई एफ समांतर आपका क्यू आर हो जाएगा। हम आपको काफ़ी बढ़िया से बता दिए। जब ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे ना, तो आप जब इसको लिए एक त्रिभुज बनाएंगे तो आप ये जो देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा कंडीशन। तो ये आपका यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका क्या है कि ये आपका थेल्स परिमेय के जो विलोम से चलेंगे तो आप आपसे बताए थे कि अगर दो भुजा आपस में समान अनुपात में विभाजित होती है तो वो किसी तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। तो वो तीसरी भुजा यही है, इसके समांतर हो जाएगी। तो हमको यही सिद्ध करना था। अब देख सकते हैं कि अर्थात में करके हम ये कंडीशन लाए थे और ये कंडीशन आपको यहाँ मिल गया है। अब जब हम आपसे बताए थे कि ये वाला कंडीशन ये हमको फॉलो कर देता है कैसे, तो थेल्स परिमेय के विलोम के अनुसार चलेंगे तो, और ये वाला कंडीशन ये कब होगा जब थेल्स परिमेय के अनुसार चलेंगे तो आप वो जानते ही हैं। तो ये आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।